हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने इससे पहले जो भी आपको डिटेल क्लासेस मिली हैं उसको आपने अच्छे से देखा होगा। ये चैप्टर काफ़ी लंबा था, चूँकि इसमें तथ्य बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए इसको 3 पार्ट में करना पड़ा। आज ये समाप्त हो जाएगा आपका, और इसके बाद आपका एक और चैप्टर बचेगा और फिर आपका आर्ट एंड कल्चर समाप्त हो जाएगा। तो हम बहुत जल्द ही आर्ट एंड कल्चर को समाप्त करने वाले हैं। आपके पास बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, उनको बार बार रिविज़न कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है उतना ज़्यादा उसको याद करना भी ज़रूरी है। अन्यथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं अगर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो। इसके लिए बार बार रिवीजन कीजिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, डिटेल क्लास देखिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जो भी नॉलेज है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आज इस क्लास का लास्ट हम लोग जो है देखेंगे वीडियो। और आपका जो आज का पहला है हेडिंग ये है धातु शिल्प। इसके पहले हमने बहुत सारे शिल्प के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग धातु शिल्प को पढ़ेंगे। धातु शिल्प, वाराणसी की धातु शिल्प कला को भौगोलिक उपदर्श के रूप में मान्यता 31 मई 2016 को दी गई। इसके साथ ही यह देश के भौगोलिक उपदर्श पंजीकृत उत्पादों की सूची में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि उत्तर प्रदेश के जो धातु शिल्प है इसको कब भौगोलिक उपदर्श में शामिल किया गया, यानी कि जीआई टैग मिला है, 2016 में मिला है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। ये भी एग्जाम में आता है कि पीतल की नगरी या पीतल के सामान सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद में बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर किए जाने वाले हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और आप देखेंगे यही कारण है कि इस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ तांबे एवं कांसे पर भी नक्काशी का काम किया जाता है। यानी कि पीतल ही नहीं, यहाँ पर तांबा और कांसे पर भी नक्काशी किया जाता है और ये नगर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और अपने इस पीतल पे काम के लिए या नक्काशी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है कि उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी किसे कहते हैं, या मुरादाबाद में कौन से उत्पाद जो है उत्पादित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, या किस उत्पाद के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ढोकरा हस्तशिल्प। ये आपके आईएएस के एग्जाम में आया है और इसको आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ढोकरा हस्तशिल्प के अंतर्गत तांबा, जस्ता, रांगा आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई कर मूर्तियां, ज्वेलरी, बर्तन एवं दैनिक जरूरतों से संबंधित सामान बनाए जाते हैं। यानी कि ढोकरा हस्तशिल्प के अंतर्गत क्या क्या रहता है? तांबा होता है, जस्ता होता है, रांगा होता है, आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां और अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कि ये 3 धातुओं का मिश्रण होता है जिसको ढोकरा कहते हैं। और इस धातु मिश्रण से ज्वेलरी भी बनती है, मूर्ति भी बनता है, बर्तन भी बनता है और दैनिक जरूरतों से संबंधित सामान भी बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें द्रवी मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। द्रवी मोम ढलाई का उपयोग किया जाता है ढोकरा शिल्प में, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने द्रवी मोम पद्धति या लॉस्ट बैक्स तकनीकी या लुप्त मोम पद्धति को पहले से ही देखा है, समझा है कि ये कौन सी पद्धति है जिसका उपयोग ढोकरा हस्तशिल्प में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस काल के जो है हस्त निर्मित मानव आकृतियों में प्रदेश विशेष के रीति रिवाज एवं त्योहार आदि की झलक मिलती है। बस्तर की यह कला भौगोलिक उपदर्श में पंजीकृत है। यानी कि ढोकरा हस्तशिल्प बस्तर जिले का है जो कि छत्तीसगढ़ का है और इसको भी जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका जयपुर की ब्लू पॉटरी। ये बहुत ही खूबसूरत है, नीले रंग का पॉटरी होता है जिस पर व्हाइट कलर से डिज़ाइन बनाया जाता है। बेहद आकर्षक ये पॉटरी लगती है। तो ध्यान देंगे, जयपुर की ब्लू पॉटरी कला 200 वर्षों से अधिक पुरानी है तथा यह विश्व विख्यात है। राजस्थान में जो ब्लू पॉटरी बनाने की कला कश्मीर से आई है। इसे बनाने में पारिसियन नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इन बर्तनों पर सफ़ेद पृष्ठभूमि के ऊपर नीले रंग से पशु पक्षियों की आकृति निर्मित की जाती है। ये याद रखेंगे बच्चों। जो पात्र होता है वो व्हाइट कलर का होता है या सफ़ेद कलर का होता है और उस पर ब्लू कलर से डिज़ाइन किया जाता है और ये ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है ये आपका मतलब जो है नीले पॉटरी या नीले कलर के जो भी यहाँ पे पात्र बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे बनाने में क्वार्ट्ज एवं कांच पाउडर, सज्जी एवं मुल्तानी मिट्टी तथा गोंद जो है कतीरा का प्रयोग किया जाता है। पहले इसे बनाने में नीले रंग का ही प्रयोग किया जाता था, किंतु अब पीले, हरे, मैरून एवं अन्य रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा है।
यानी कि पहले ये पॉटरी मोस्टली नीले रंग के उपयोग से ही बनता था, ज़्यादातर उसमें जो कलर उपयोग किया जाता था वो नीला किया जाता था। लेकिन अभी इस पॉटरी पे भिन्न कलर और भी जो महत्वपूर्ण कलर है उनका भी उपयोग किया जाने लगा है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये जयपुर का है और काफ़ी खूबसूरत होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण भी रहता है, जिसमें आपने देख लिया है कि इसमें क्वार्टजाइट जो कि एक पत्थर है ये भी रहता है, कांच का पाउडर रहता है, सज्जी, मुल्तानी मिट्टी, गोंद, ये सारी चीज़ें उसमें मिला करके पॉटरी बनाई जाती है, यानी कि काफ़ी मजबूत और खूबसूरत पॉटरी होती है ये। नेक्स्ट है खुर्जा में पॉटरी उद्योग। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि खुर्जा किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो खुर्जा ज़िला है ये अपनी पॉटरी के लिए या मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीनी मिट्टी या इसी को आप जो है खड़िया मिट्टी भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित खुर्जा अपने परंपरागत चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण से संबंधित प्रसिद्ध स्थल है। खुर्जा के कुम्हारों को नारंगी, भूरे एवं विशेष रूप से लाल रंग का प्रयोग में महारत हासिल है। यहाँ के घरों पर सफ़ेद पृष्ठभूमि के ऊपर आसमानी नीले रंग के फूलों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो खुर्जा है ये अपनी पॉटरी के लिए जाना जाता है, खास करके चीनी मिट्टी के यहाँ पे बर्तन बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं और ये कूट में मिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आता है, चाहे पीसीएस हो या आपका समीक्षा अधिकारी हो, लोअर पीसीएस हो। ये इस तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, जो महत्वपूर्ण आपके यूपी के ज़िले हैं उनके जो उत्पाद हैं ये बहुत ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ऐसा माना जाता है कि तैमूर लंग के भारत आगमन के दौरान मिस्र, तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान आदि देशों से कुंभकारी के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कारीगर खुर्जा में आकर बस गए। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो वहाँ जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं वहाँ से बहुत सारे जो कुम्हार हैं वो आकर के खुर्जा में बस गए थे, जो अपनी अलग अलग तरह की संस्कृति और कल्चर के बर्तनों का मतलब ये बनाना शुरू किए, जिसकी वजह से आज खुर्जा जो है ये अपनी चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीनी मिट्टी के बर्तनों में प्रयोग होने वाला कच्चा माल गुजरात, राजस्थान, बंगाल एवं बिहार से मंगाया जाता है। और आप देखेंगे खुर्जा जो है ये दक्षिण के क्षेत्र में है, तो आसपास के जो भी राज्य हैं उनसे ये अपने लिए जो भी कच्चे पदार्थ की ज़रूरत होती है वो प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है आपका टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी का जो उपयोग करके हम बर्तन बनाते हैं, या जो बर्तनों को बनाने के बाद हम आग में पका देते हैं मिट्टी को, इसी को कहते हैं टेराकोटा। यानी कि वो हाथ से बना हो या चाक से बना हो, मिट्टी के बर्तनों को या मिट्टी के जो भी पात्र होते हैं उनको पकाने के बाद जो भी नाम दिया जाता है उसको हम टेराकोटा कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में पक्की मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों के निर्माण की प्राचीन परंपरा है। वर्तमान समय में भी देश के विभिन्न राज्यों में इसका निर्माण किया जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में सामा चकेवा की मूर्ति, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बनने वाली घोड़े की मृड मूर्ति, राजस्थान में हाथ से निर्मित भगवान गणेश की मूर्ति आदि देश भर में प्रसिद्ध है। यानी कि आज भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में मिट्टी का उपयोग करके बर्तन ही नहीं मूर्तियां और अन्य सामान बनाए जाते हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सामा चकेवा की मूर्ति कहाँ की है, याद रखेंगे बिहार की है। बांकुड़ा की जो मूर्तियां हैं जो घोड़े की बनाई जाती हैं ये पश्चिम बंगाल की हैं, ये याद रखेंगे। राजस्थान का भगवान गणेश की मूर्ति भी मिट्टी की बनाई जाती है, जिसका काफ़ी डिमांड है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित मोलेला गांव टेराकोटा के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में टेराकोटा निर्माण एक आकर्षक कला का रूप धारण कर चुकी है। यहाँ निर्मित की जाने वाली जो है टेराकोटा आकृतियों में विशाल हाथी, नाग, पक्षी, घोड़े, देवताओं की पारंपरिक मूर्तियाँ आदि बनाई जाती हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में आज भी बड़े पैमाने पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो अलग अलग जीव जंतु और भगवान की होती हैं। ये काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। मध्य प्रदेश की टेराकोटा कला ने अपनी विविधता, प्रसार एवं निर्माण के क्षेत्र में महारत हासिल करने के कारण पूरे देश में अनोखी पहचान बना ली है। यानी कि पूरे देश के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश की इस अनोखी पहचान या अनोखे कलाकृति से परिचित हैं और जिनका डिमांड है। आप जानते हैं हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे हस्तशिल्प हैं जिनका बड़े पैमाने पे प्रचलन है और जिसको लोग पसंद भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ कुछ और भी आपके हस्तशिल्प हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं। ये मोस्टली कूट में आ जाते हैं, इसलिए इनको भी देखना जरूरी है कि कौन सा हस्तशिल्प किस राज्य का है। तो एक तरफ हस्तशिल्प होते हैं, दूसरी तरफ स्टेट होते हैं और हमें उससे मिलाना होता है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें आप देखेंगे सुजनी कढ़ाई,
सुजनी कढ़ाई कहाँ का है? बिहार का है, याद रखेंगे बच्चों। और इसके अलावा तंगलिया साल, कच्छ साल और जरी कढ़ाई ये गुजरात का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कच्छ से वैसे भी पता चल रहा होगा आपका, गुजरात का है। चंदेरी साड़ियाँ और महेश्वरी साड़ियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पीपली पैच वर्क और खड़ुआ साड़ियाँ, हब सपुर साड़ियाँ ये सब कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। इसके अलावा बोमकाई साड़ी और जो है बेरहमपुर पट्ट साड़ियाँ ये भी आपकी उड़ीसा की हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पुनेरी पगड़ी, ये महाराष्ट्र की है। चंपा सिल्क साड़ियाँ छत्तीसगढ़ की हैं और तेलंगाना का गढ़वाल साड़ियाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। बलूचरी एग्जाम में आ चुका है बच्चों, बलूचरी साड़ी कहाँ का है? और साथ ही काथा कढ़ाई और धनिया खली साड़ियाँ जो हैं ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके जो है तेलंगाना के आसपास के इलाके की हैं। शांतिपुरी साड़ी ये पश्चिम बंगाल की है। और आपका मंगलगिरी साड़ियाँ और जो है उपरडा जमादानी साड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश की हैं। ये मोस्टली इसमें से जो आपका चंपा सिल्क है और आपका बलूचरी है, इस तरह से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, 2-4 बार रिविजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जड़ाऊ आभूषण। जड़ाऊ आभूषण क्या है? तो जड़ाऊ आभूषण का चलन मुगलों द्वारा शुरू किया गया था, बाद में राजघरानों की महिलाओं के बीच ये आभूषण जो है खासे लोकप्रिय हुए। यानी कि हमारे यहाँ जो जड़ाऊ आभूषण बनाए जाते थे ये कौन शुरू किया है? तो ये मुगलों के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन बाद के समय में हमारे यहाँ के जो राजपूत रानियाँ हैं या जो अन्य संभ्रांत वर्ग की महिलाएँ हैं उन्होंने इसको पसंद किया या इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान और गुजरात जड़ाऊ आभूषण के प्रमुख निर्माण स्थल हैं, याद रखेंगे राजस्थान और गुजरात। मोस्टली यहीं पे राजपूतों का विकास या क्षेत्र विस्तार रहा है, तो इन्हीं क्षेत्रों में इनका आप देखेंगे विस्तार भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जड़ाऊ काम या आभूषण पे जड़ाऊ काम जो है काफ़ी विस्तृत था या काफ़ी डिमांड था इसका। राजस्थान का बीकानेर जड़ाऊ आभूषण के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ सोने पर कुंदन, माणिक्य, पन्ना, हीरे या मोती की जड़ाई वाली बारीकी से की जाती है, यानी कि जो यहाँ पे जो जड़ाई है बारीकी से की जाती है। और सोने का जो आभूषण होता है उस पर भिन्न भिन्न अन्य जो कीमती धातुएं या अन्य जो कीमती वस्तुएं पाई जाती हैं उनका उस पर जड़ाऊ काम किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि संगमरमर की इमारतों पर अगर हम इस तरह का जड़ाऊ काम करते हैं तो हम इसे एक अलग ही नाम दे देते हैं और ये भी पित्रादुरा शैली के नाम से जाना जाता है। ये भी एक जड़ाऊ काम है जो हम संगमरमर की इमारतों में करते हैं। ऐसे ही सोने के जो आभूषण होते हैं जब इन पर हम और भी कीमती वस्तुओं का जड़ाऊ काम कर देते हैं तो यही जड़ाऊ आभूषण कहलाता है, जिसका प्रचलन मुगलों ने किया है और ये भारत में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहा बाद के समय में भी। आइवरी आभूषण क्या है? ये आभूषण हाथी दांत के बने होते हैं, यानी कि वे आभूषण जो हाथी दांत से निर्मित हो उन्हें आइवरी आभूषण कहते हैं। और आप जानते हैं हाथी दांत काफ़ी कीमती होता है और प्राचीन काल से ही हम हाथी दांत के निर्यातक रहे हैं और हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे हाथी पाए भी जाते थे जिनका उपयोग हम युद्ध भूमि में किया करते थे। तो जो हाथी दांत के बने हुए आभूषण होते हैं इनको आइवरी कहते हैं, ये याद रखिएगा। आइवरी आभूषण हाथी दांत के बने होते हैं। एंटिक आभूषण ये एग्जाम में आ चुका है। एंटिक आभूषण किसे कहते हैं? वे परंपरागत आभूषण जो हमारे यहाँ राजा रानी जो है उपयोग में लाते थे, जो हमें खुदाई से मिलते हैं और बेहद कीमती होते हैं। हालांकि उनके डिज़ाइन और सारी चीज़ें पुरानी होती हैं, वो परंपरागत रूप से प्राचीन होते हैं। तो ये याद रखेंगे एंटिक आभूषण। पारंपरिक गहने जिन्हें एंटिक आभूषण कहते हैं वास्तव में वे गहने होते हैं जो या तो खुदाई में मिलते हैं या जो राजा और महाराजाओं की हवेलियों में धरोहर के रूप में संचित हैं। ये अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। याद रखेंगे बच्चों, एंटिक आभूषण बहुत मूल्यवान होते हैं और ये मोस्टली आज भी राजा रानियों के जो महल होते हैं या ऐसी जगह खुदाई से मिलते हैं और ये काफ़ी प्राचीन जो है कलाकृतियों या डिज़ाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट है गुजरात का पटोला। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि पटोला कहाँ का वस्त्र है, तो ये गुजरात का है। पटोला साड़ी अपने सूक्ष्मता, बारीकी एवं सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 5 या 6 पारंपरिक रंगों जैसे लाल, जामुनी, नीला, हरा, काला या पीला के साथ अवरोधक विधि से ताने एवं बाने को रंगा जाता है। यानी कि जो पटोला साड़ियाँ हैं काफ़ी आकर्षक हैं और इसमें काफ़ी डार्क कलर का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे गुजरात का है, काफ़ी बारीकी से और खूबसूरती से ये बनाई जाती हैं साड़ियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तथा बेहतरीन रंग एवं आकृति के ऊपर ज्यामितीय शैली की पूर्णता के साथ पशु पक्षी, पुष्प, नर्तक, नर्तकी आदि का सौंदर्य उभारा जाता है। पटोला गुजरात मूल की एक प्रकार की रेशमी साड़ी है। याद रखेंगे, रेशम की साड़ी है पटोला, जो कि गुजरात का है और इसमें बहुत ही डार्क और बेहतरीन कलर का उपयोग करके बनाया जाता है। काफ़ी खूबसूरत होता है, ये आकर्षक होता है, काफ़ी सूक्ष्मता और बारीकी से इसको बनाया जाता है। याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है पैठणी साड़ी, ये भी एग्जाम में आ चुका है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित पैठण शहर पैठणी साड़ियों का गढ़ है। पैठणी एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है जो आज भी पारंपरिक रूप से हाथों द्वारा बुनाई करके बनाई जाती है। यानी कि ये सब हाथ से बनने वाले कपड़े हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत होते हैं, क्योंकि बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से ये सारे वस्त्र हाथ से बनाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, जो आज भी पारंपरिक रूप से हाथ द्वारा बुनकर बनाई जाती है। यह साड़ी महीन सिल्क से बनती है, ये भी सिल्क की साड़ी है। इन साड़ियों के बॉर्डर में चौकोर या तिरछा डिजाइन तथा आंचल में मोर का डिजाइन बनाया जाता है। ये इसका पहचान है कि इसके बॉर्डर पे चौकोर या तिरछे लाइन बने होंगे और साथ ही आंचल पर मोर बना होगा। ये किसकी विशेषता है? ये पैठणी साड़ी की विशेषता है, जो कि एक सिल्क साड़ी है और हाथ से इसकी बुनाई होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अजंता की गुफाएं पास होने के कारण पैठणी साड़ियों के डिजाइनों में बौद्ध धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही अजंता है और अजंता की जो गुफाएं हैं ये पैठण जो गांव है या शहर उसके पास ही पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका चीवर, ये भी एक वस्त्र है, ये एग्जाम में आ चुका है। याद रखेंगे, संस्कृत में चीवर शब्द प्रायः साधु, सन्यासियों और बौद्ध या भिक्षुओं के परिधान को लेकर प्रयुक्त हुआ है। चीवर वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। चीवर क्या है? वस्त्र का एक छोटा टुकड़ा होता है। एग्जाम में आ चुका है कि जो साधु, सन्यासी या बौद्ध भिक्षु हैं या भिक्षु हैं, ये कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, इनसे कौन सा वस्त्र जोड़ा जाता है? तो चीवर वस्त्र याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोल्हापुरी चप्पल, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। महाराष्ट्र के दक्षिणी जिले में कोल्हापुर से उद्भूत चमड़े की चप्पल कोल्हापुरी की अपनी एक अलग पहचान है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी तालुके में बनने वाली कोल्हापुरी चप्पल भी प्रसिद्ध है और भ्रमवश इन्हें महाराष्ट्र में निर्मित समझा जाता है। यानी कि ये जो नाम है कोल्हापुरी, ये आप देखेंगे राजस्थान में भी एक प्लेस है, लेकिन ये है कहाँ का? तो ये कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी तालुके में बनने वाली कोल्हापुरी चप्पल है। चप्पल भी क्या है? प्रसिद्ध है। भ्रमवश इसे इन्हें महाराष्ट्र में निर्मित समझा जाता है। यानी कि कोल्हापुरी जो चप्पल है, ये जो कोल्हापुर है ये महाराष्ट्र का है और कर्नाटक में भी इस तरह के चप्पल बनाए जाते हैं। इससे भी लोग क्या होते हैं? भ्रम आ जाता है। लेकिन जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, इसी के जो चप्पल है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लेकिन आपके उसी की पैटर्न पे बनाए जाते हैं कर्नाटक में भी चप्पल, ये भी याद रखेंगे। और ये काफ़ी आकर्षक, खूबसूरत हैं और इसी वजह से इनको जीआई टैग भी दिया गया है। याद रखेंगे बच्चों, ये महाराष्ट्र का कोल्हापुर है। पंजाब की फुलकारी, ये हमने पहले भी पढ़ा है। फुलकारी कपड़ों पर की जाने वाली फूलों की कढ़ाई है जो पंजाब क्षेत्र में प्रचलित है। यह यहाँ का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। ऐसा माना जाता है कि यह कला फारस से आई है। यहाँ इसे जो है गुलकारी कहा जाता है। याद रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि ये फारस से आई है और यहाँ इसको गुलकारी कहा जाता है। एग्जाम में आ चुका है कि फुलकारी जो कढ़ाई है या फुलकारी जो कपड़े पे बनता है डिज़ाइन, ये कहाँ पे प्रचलित है? तो ये पंजाब का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ संग्रहालय हैं, उनके मुख्यालय है और स्थापना वर्ष है। मोस्टली ये संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है, ये एग्जाम में आ जाता है। जिसमें आप देखेंगे आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट, इसका जो मुख्यालय है कोलकाता में है। स्थापना 1937 में हुआ है। कालिको वस्त्र संग्रहालय, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। स्थापना 1949 में हुआ है। स्थापना ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन ये मुख्यालय आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सालार जंग संग्रहालय, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। सालार जंग संग्रहालय, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये याद रखेंगे। स्थापना कब हुआ? 1951 में हुआ है। नेक्स्ट है राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, या सीधे केलकर संग्रहालय भी पूछ लेता है। इसका मुख्यालय पुणे में है और 1962 में इसकी स्थापना हुई है।
इसके बाद है आपका राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1956 में हुआ है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 3 आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, सालार जंग, राष्ट्रीय हस्तशिल्प, इंदिरा गांधी। और अगर आपको लगता है तो इन सबको भी पढ़ लीजिएगा। कैलिको भी इंपॉर्टेंट है और आपका दिनकल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे उनको आज के क्लास में हमने डिस्कस किया है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनको भी सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर होगा, हम उसे पढ़ेंगे और फिर हमारा आर्ट एंड कल्चर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कुछ नया शुरू करेंगे और तब तक आपको ये सारी चीज़ें रिविज़न भी करनी है और बार बार इसको देख करके अपने ज्ञान को मजबूत करना है, क्योंकि सिर्फ नया नया सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होता है बच्चों। जो पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अन्यथा आप बहुत सारा पढ़ के क्या करेंगे जब आपको पीछे से सब कुछ भूल जाएगा। तो इसको रिवीजन भी करते रहिएगा और अपने आप को जज कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट डे क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।